हमने लास्ट टाइम जो बात करी थी नर्स्ट इक्वेशन के बारे में करी थी। हमारा टॉपिक जो था नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू होते हुए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट कराया था, है ना। नर्स्ट इक्वेशन सबको याद है थोड़ी सी क्या थी। नर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने बात क्या करी थी कि अगर जो हमारे पास एक सेल है, सेल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, है ना। इन दो इलेक्ट्रोड्स में से जिंक है, जैसे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी, कॉपर की रिडक्शन हो रही थी। ओवरऑल उसके अंदर क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया था, और वही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर था। And that potential difference is given by EMF of a cell or a cell potential, and cell potential is equal to E cathode minus E anode. E cathode मतलब electrode cell potential of cathode, electrode potential या cell potential of मतलब basically electrode potential of anode. तो टोटल जो सेल की पोटेंशियल निकलेगी वो दो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ एनोड निकल जाएगी। यहाँ से हमारा ईएमएफ निकलता है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला था जिसके अंदर मैं इंडिविजुअली एक इलेक्ट्रॉड की ईएमएफ निकाल सकता हूं किसी गिवन कंसंट्रेशन के लिए। जैसे हमारे पास ई नॉट लिखते थे, फाइव लिखते हैं या नॉट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, मतलब विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जब हमने कंपेयर किया था, और ये किसी गिवन कंसंट्रेशन के लिए होता है। तो हमने E of copper, electrode potential of copper in the cell for certain given concentration, जब हमने निकाला तो E naught minus 0.059/2, 0.059/2 सबको पता है कहाँ से आया था, जो नेचुरल लॉग को लॉग लिख के और अपॉन एन जो ऊपर nRT अपॉन f था, उन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डाल के हमें ये मिल गया था। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। और यहाँ पे कॉपर सॉलिड की कंसेंट्रेशन 1 होती है ना, जो एक्वस फॉर्म में होगा सिर्फ उसकी कंसेंट्रेशन आएगी। सिमिलरली मैंने जिंक की निकाली और दोनों को क्या कर दिया, आपस में माइनस किया, क्योंकि ई कैथोड माइनस ई एनोड करना था। माइनस किया तो जो सॉल्व कर आके आया हमारे पास एक इस टाइप का रिजल्ट मिल गया। ये जो दोनों की स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स को माइनस करके लिखा, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ सेल आ गया, ओवरऑल मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल आ गया, और वो जो हमारे पास है वो गिवन कंसेंट्रेशन के लिए उस सेल का ईएमएफ आ गया। क्लियर है ये। इसी को जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ऐसे लिख दिया। ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन थी बेसिकली। इसमें किया क्या है, कंसेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू द पावर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स, और यही जो हमारा होता था यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, तो जब मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में लिख दूंगा तो ये हमारा कुछ केसी लिख देंगे वहां पे, है ना, और कुछ चेंज नहीं हुआ। और यहाँ तक इसके आगे तक के हमारे टॉपिक ये कवर हो गए थे, जिसके बेसिस पे मैंने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे और कुछ हमने क्लास में डिस्कस भी किए थे। आज का अपना टॉपिक है बच्चा गिब्स एनर्जी। यहाँ से अब शुरू होता है। गिब्स एनर्जी बेसिकली क्या होता है, याद है ये हमने +1 के अंदर गिब्स एनर्जी का एक वर्ड सुना था, मतलब ये शब्द सुना हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है। गिब्स एनर्जी क्या होती है, और गिब्स एनर्जी को गिब्स एनर्जी ना कह के हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। कोई बता सकता है, हल्का फुल्का हिंट दे सकता है कोई कि गिब्स एनर्जी क्या होती थी? रिएक्शन में वर्क डन के लिए अवेलेबल होती है, कुछ काम करने के लिए, किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए। देखो क्या होता है ना, ओवरऑल सिस्टम के अंदर काफी सारी एनर्जी है, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, उस सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए, उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, उन सबको मेंटेन करने के लिए लग जाती है। लेकिन जो कोई सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, दैट सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिब्स एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर जो मेरी जेब में 150 रुपए है, तो 150 रुपए का मतलब मैं ये नहीं है कि आओ कोई आके बोलेगा चलो पार्टी दो और मैंने कहूँ लो भाई 150 रुपए की पार्टी करें, ऐसा नहीं है। मैंने कहा भाई 100 रुपए काम किए, 50 रुपए एक्स्ट्रा, 50 का खा पी लेते हैं। 100 रुपए काम के हैं जो मेरी मेंटेनेंस मेरे लिए जरूरत है, उसको नहीं दे सकता। लेकिन जो ऊपर का 50 है, दैट इज अमाउंट ऑफ मनी विच आई कैन स्पेंड ऑन सर्टेन एक्स्ट्रा वर्क डन। That certain amount of energy which can be converted into useful work is known as Gibbs free energy. Done है। तो Gibbs free energy को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए लिखा है मैक्सिमम वर्क। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, Gibbs free energy for the reaction is equal to maximum work, क्योंकि जितनी मैक्सिमम एनर्जी है जिसको मैं वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता हूँ वो गिब्स के थ्रू ही मिलनी है। तो वो गिब्स एनर्जी को हमने मैक्सिमम वर्क के साथ सीधा सीधा रिलेट कर दिया। द वर्क डन व्हेन द अमाउंट ऑफ चार्ज NF is pushed along by the potential cell। ये देखो बच्चे इसमें क्या लिखा हुआ है, the work done when the amount of charge NF is pushed along by the potential of a cell is given by NFE of a cell। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चा, ये हमारे पास वर्क डन किस चीज के लिए आया है।
अगर सेल पोटेंशियल की वजह से होता क्या है, जब अगर जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट इज सेल पोटेंशियल ई कैथोड माइनस ई एनोड, ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना शुरू होता है, और उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे हमने कहा NF जो है अमाउंट ऑफ चार्ज है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F क्या है जो फैराडे 1 मोल ऑफ चार्ज का जो वैल्यू होती है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज था 96500। अब उसको N से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंगली टोटल चार्ज आ गया, एंड दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज पुश्ड from one electrode to other due to potential difference, and during that transfer of electrons there is a certain work done, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गए हैं पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, दैट मींस वर्क डन हुआ है वहां पे। अब अगर वर्क डन हुआ है तो वो किसके इक्वल आ गया, NFE ऑफ सेल। डन है, समझ में आया? तो डेल्टा जी हमारे पास सीधा सीधा किसके आ गया, किसके इक्वल आ गया, NFE ऑफ सेल के इक्वल आया कि नहीं, समझ में आया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या बात करी बच्चा, जिस टाइम पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और n यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, n मोल्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, ड्यूरिंग दैट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, there is certain amount of work has to be done, and that work done is due to Gibbs free energy only, और वो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आता है, NFE नॉट ऑफ सेल विद नेगेटिव एनर्जी। वो नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है जब हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, क्योंकि गिब्स एनर्जी एक तरह से वर्क डन बाय द सिस्टम की तरह कंसीडर करके चल रहे हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम हम क्या लेते हैं, वैसे भी नेगेटिव होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ विद इन द सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट ऑफ अ सेल, और डेल्टा RG दैट इज गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 2.303 RT log Kc। ये मैंने क्या किया बच्चा, E नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यही थी हमारे पास E नॉट की जो वैल्यू थी लास्ट टॉपिक में जो हमने कवर करी थी, हमारे पास जो E नॉट ऑफ अ सेल की वैल्यू थी 2.303 RT log Kc। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं एक बार वो ये रहा बच्चा, E नॉट की जो वैल्यू निकली थी हमारी, NF कैंसिल आउट हो गया ना उसके साथ, याद नहीं आया? ये हमने कब किया था, ये जब हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे तो उसके अंदर ध्यान से देखो, इसमें हमने E ऑफ अ सेल एट इक्विलिब्रियम जब 0 माना था, तो इक्विलिब्रियम के अंदर फिर E नॉट की वैल्यू क्या आई थी, 2.303 RT बाई 2F, है ना। 2 क्यों, क्योंकि हमने एग्जाम्पल लेते हुए Cu2 पॉजिटिव और Zn का लिया था जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 थे, तो अगर यहाँ 2 नहीं होंगे तो N आ जाएगा, तो एक तरह से 2.303 ओवर N की वैल्यू आई कि नहीं, या मैं ये लिख लूँ 0.059 बाई N log Kc, बात तो वही पड़ी ना, तो उसी की वैल्यू को मैंने यहाँ यूज किया है। ये बात समझ में आ गई है, किसी को परेशानी? डन, ये फॉर्मूला लिख लो बच्चे, और यहाँ एक चीज और लिखते हैं, एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा RG इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc, और E नॉट ऑफ अ सेल, ये वही पिछले टॉपिक से हमने जो रिलेशन निकाला था ये वो आ गया। अब यहाँ एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, बेसिकली हम ना 3-4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, रिलेशंस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास E नॉट ऑफ अ सेल है, E नॉट ऑफ सेल मतलब सेल पोटेंशियल, फिर है हमारे पास डेल्टा G नॉट और एक K। E नॉट ऑफ सेल अगर हमारे पास पॉजिटिव है, E नॉट ऑफ सेल क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा G है नेगेटिव, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 सॉरी, दैट मीन्स इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये तीनों होंगी फेवरेबल, ये तीनों कंडीशंस मिला जुला के क्या कह रही हैं कि रिएक्शन प्रोसीड करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है ये? फिर इसमें है अगर हमारे पास E नॉट ऑफ सेल 0 हो, डेल्टा G 0 हो, K अगर 1 आ जाता है, दैट मीन्स रिएक्शन एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इक्वली फेवर्ड, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया बिल्कुल, है ना। और अगर उल्टा हो जाता है, E नॉट ऑफ अ सेल नेगेटिव, डेल्टा G पॉजिटिव आ जाए और K नेगेटिव आ जाए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होंगी, दैट मीन्स बैकवर्ड साइड में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। क्लियर है? ठीक बात है। ऐसा कुछ ये हमारे लिए बहुत नया नहीं है, ये हमने +1 के अंदर इक्विलिब्रियम चैप्टर में एज इट इज इसको याद किया था, इसको समझा था, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये और चीज ध्यान रखना, E नॉट क्या होता है बच्चा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा G नॉट क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव समझ में आ गए। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई बच्चा। ठीक है, अब यहाँ है कैलकुलेट डेल्टा G फॉर द रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चा, ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो, कैलकुलेट
gives free energy for the reaction Mg solid plus copper 2 positive in aqueous state gives Mg2 positive aqueous plus copper। और इसमें E नॉट गिवन है हमारे पास 1 फैराडे की वैल्यू ऑब्वियसली 96500 हमारे पास गिवन है कूलम पर मोल। हमें निकालना क्या है, डेल्टा जी। सीधा सीधा फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है ना। जल्दी जल्दी से देखो, अटेम्प्ट करो फटाफट। हाँ जी, हो गया बच्चा क्वेश्चन। देखो हमारे पास है क्या, सिंपल फॉर्मूला था, NF E नॉट ऑफ सेल लगाना है, N पता चल रहा है वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, F गिवन है, E नॉट गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है बच्चा, कुछ करना ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फटाफट से करो बच्चा, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डेनियल सेल। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन। अब मैक्सिमम वर्क का मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी की वैल्यू, सेल गिवन है हमारे पास, गिवन दैट E नॉट ऑफ Zn 2 पॉजिटिव टू Zn, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक गिवन है, कॉपर की गिवन है। सॉल्व करो फटाफट से, जिसको पता ना चले एक बार जो गिवन डेटा है वो लिखो, जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसको लिखो, और फिर वहां ढूंढो जो मिसिंग है, क्या उस मिसिंग को हम गिवन डेटा से निकाल सकते हैं, अगर निकल सकता है तो डायरेक्ट आंसर है। ये भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत सामने सामने क्वेश्चन में सब करो। हाँ जी, निकल गया बच्चे सबका। देखो जिसको आ गया बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आया इसका मतलब तुम सोच नहीं रहे हो, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। बोर्ड्स में इस लेवल का इतना इजी मिल जाए तो बहुत अच्छी किस्मत होगी तुम्हारी। कहानी क्या है, मैक्सिमम वर्क डन निकालना है। मैक्सिमम वर्क मतलब डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था, NFE है ना, NF E नॉट। अब E नॉट ऑफ अ सेल हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है, तो E नॉट ऑफ अ सेल तो निकल ही जाएगा, क्यों, कैथोड एनोड दोनों की पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, तो E कैथोड माइनस E एनोड करके सेल पोटेंशियल निकाल लोगे। N क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ रहा है, F की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होती है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है बच्चा इसमें, है ना, सीधी सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं करना इसमें। डन। पहला हमारा टास्क क्या था, E नॉट ऑफ अ सेल निकालना, जहां E नॉट निकल गया, NFE ऑफ E नॉट ऑफ सेल के अंदर वैल्यू डाल दो, डायरेक्ट वैल्यू डालिए, आंसर। ठीक है, चलो इस टाइप के बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, अटेम्प्ट करने हैं, इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट करने के बाद डाउट्स के साथ मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, electrolysis is a process of decomposition of electrode by the passage of electricity through its aqueous solution or molten fused state। इलेक्ट्रोलिसिस में हम करते क्या थे, याद है तुम्हें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती थी कुछ, बचपन में हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से इवन हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग तक करा देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने एक सेल रखा है, हमने क्या रखे हैं, कैथोड एनोड, अपना वही बेसिकली इलेक्ट्रोड्स, दोनों के दोनों कॉपर स्ट्रिप्स है, दोनों कॉपर, और बीच में हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां पर अलग अलग बीकर्स नहीं है, ध्यान से देखो, पहले हमने क्या किया था कि 2 अलग अलग बीकर्स थे, अब हमारे पास एक ही बीकर है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, एक नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। यूटिलाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है वो डिसोसिएट होगा सबसे पहले केटाइन एनाइन में। अब जब डिसोसिएट होगा तो कोई एक जो है, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, उस वाले पर नेगेटिव वाली चीजें जाएंगी, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वहां पे पॉजिटिव जाएंगी। ऐसा ही होगा, पॉजिटिव क्या है, Cu2 पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पास से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होएगा तो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। देखो जरा, अब हमारे पास है क्या, जो मेरे पास सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव है एक्वस फॉर्म में, अब ऊपर से क्या आ रहा है बच्चा, यहां से इसके पास, अपने इस इलेक्ट्रोड के पास, मैंने पहले एक ही इलेक्ट्रोड बनाई है जो नेगेटिवली उससे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई मिलेगी इसे। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये Cu2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होके Cu सॉलिड बना लेगा कि नहीं। और अगर Cu सॉलिड बनेगा दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे कॉपर जमना शुरू हो जाएगा, इसकी थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अब कॉपर डिपॉजिट हो रहा है।
ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड था, ये क्या था बच्चा? ये भी कॉपर का था, लेकिन ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सिंस ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? SO4 नेगेटिव आएगा कि नहीं? ये SO4 नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो SO4 नेगेटिव हमारा इस तरफ जाता रहेगा और कॉपर हमारा इस पे ओवरऑल डिपॉजिट होता रहेगा। बात समझ में आई है? तो ये हमारे पास, हाँ जी, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव। अब इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ज्यादातर को कंफ्यूजन होता है, क्यों होता है एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव? केटाइन क्या होता है? केटाइन पॉजिटिव, एनाइन नेगेटिव। केटाइन कहां मिलेगा? कैथोड पे। केटाइन कहां मिलेगा? कैथोड पे। एनाइन कहां मिलेगा? एनोड पे। केटाइन अगर पॉजिटिव है तो कैथोड पे मिलेगा, तो कैथोड नेगेटिव नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? अब मेरी बात समझो, जो ये कंफ्यूजन है वो क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव ये नेगेटिव। मेन कहानी कहाँ पे है? यहाँ पे जिस टाइम पे हम इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं बच्चा, हम पहले तो सेल को डिसाइड करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने वाला सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो कौन सा था? गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला सेल। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले सेल के अंदर क्या था? जहां पर हम एनोल और CPRR लगाते थे, एनोल और CPRR लगाते थे, तो हम क्या कहते थे कि एनोल जब लिख रहे हैं और CPRR हम लिखते थे तो एनोड को हम नेगेटिव लिखते थे। यही कंफ्यूजन था। और कैथोड हमारा पॉजिटिव है, लेकिन ये कौन से सेल के अंदर है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होके हो रहा था। हम एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाते। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है? यहाँ पे तो हमने खुद एक्सटर्नल बैटरी लगाई है बच्चा, एक्सटर्नल बैटरी लगाई है। तो अगर मैं सिर्फ इस बैटरी की बात करूं तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ, तो इसमें उल्टा रहेगा। ये बात समझ में आई है? तो उल्टे तरीके से मत समझना। ये एनोड हमारे पास है जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, कैथोड हमारे पास है जो नेगेटिव से कनेक्टेड है। कैथोड पर केटाइंस आएंगे, एनोड पर एनाइंस आएंगे। केटाइंस आर पॉजिटिव, since they are positive they are attracted towards negative charge। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना इसे। डन है? किसी को दिक्कत? अब इसके बाद आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट लॉ बट इजी बहुत है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है बच्चा? फैराडे फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन occurring at any electrode by passing current directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte in the solution or in the molten state। अर्थात भाई कितना कॉपर यहां जमेगा? जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दूंगा, क्योंकि जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देता जाऊंगा उतने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से ज्यादा आते जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते जाएंगे उतना ही अंदर सॉल्यूशन में जितना Cu2 पॉजिटिव है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो एक तरह से अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड on this electrode is directly proportional to the amount of current given by the battery। हुआ कि नहीं? यही हमारा फर्स्ट लॉ। इसने क्या कहा कि इसके अंदर हमारे पास है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दैट रिएक्शन at any electrode by passing current is directly proportional to the quantity of electricity passed। जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जितना चार्ज देते जाएंगे, उसी तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक्सटेंट होता रहेगा। किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक बात है। Let us assume W gram of substance get deposited on passing Q coulomb of electricity। W क्या है? वो अमाउंट, वो मास जो कि इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ था। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कॉपर के ऊपर कितना डिपॉजिट हो, कॉपर इलेक्ट्रोड पे कितना जम रहा है। तो W वेट है, Q चार्ज है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ Z इंट्रोड्यूस किया। Z क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और Q को हम क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। तो W इज इक्वल टू ZIT और W इज इक्वल टू ZQ। तो लिख लो फॉर्मूला, लिखो। और अगर मेरे को अब Z को डिफाइन करना है तो Z क्या है देखो जरा। अगर हम Z को डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड, इट्स यूनिट इज ग्राम पर कूलम। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई?
अगर मैं Z को डिफाइन करूं तो Z को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, बाकी चीजों को यूनिट पुट कर दो। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोन थ्रू द सर्किट या प्रोवाइडेड टू द सर्किट या प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रोड, एट दैट टाइम Z हमारे पास क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। अगर मैं Q को 1 पुट कर देता हूं तो W और Z इक्वल हो जाएंगे, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज बेसिकली गिवन टू द सर्किट। हुआ कि नहीं? ठीक है। फिर है फेरेडे सेकंड लॉ। फेरेडे सेकंड लॉ भी बहुत सिंपल सा ही था। इसने कहा था व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या हम बात कर रहे हैं? जब सेम करंट, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है दो इलेक्ट्रोलाइट्स पे से, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। मतलब क्या हुआ, दो सॉल्यूशंस हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उनमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी बराबर सप्लाई करी है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सेम मात्रा में, सेम अमाउंट में हमने सप्लाई करी है, तो उनका जो रेशियो होगा किस तरीके से, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। दैट इज W इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट है जो वेट इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, या मैं ये कहूं W बाय इक्विवेलेंट E1 इज इक्वल टू W बाय E2, है ना। W1 बाय E1, W2 बाय E2, W3 बाय E3 सारे इक्वल हुए कि नहीं? सारे कांस्टेंट के इक्वल हुए। तो W1 बाय E1, W2 बाय E2, W3 बाय E3 ये सारे आपस में इक्वल आ जाते हैं। W मास ऑफ सब्सटेंस, E इक्विवेलेंट वेट। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, वेट इज इक्वल टू ZD, Z की वैल्यू W बाय E, W1 बाय E1, W2 बाय E2, इस तरीके से। ये हमारा फेरेडे सेकंड लॉ आ जाता है। व्हेन सेम करंट इज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें व्हेन सेम करंट इज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट connected in series, तो weight of copper deposited over weight of silver deposited is equal to equivalent weight of copper over equivalent weight of silver। ठीक है जी, चलो देखो बच्चा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको समझ नहीं आया फिर से सुन लो। गोविंद ध्यान दो, हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा, फेरेडे फर्स्ट लॉ में बोला गया था, एक बार समझो। अगर मैं यहां पर बात कर रहा था कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द सर्किट। सीधी कहानी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट लगाते हैं, जो क्या आता है Z, W इज इक्वल टू ZQ। अब अगर मुझे Z को डिफाइन करना क्या है, तो हम एक काम करते हैं, Q को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो W और Z इक्वल हुआ कि नहीं? तो Z क्या हुआ, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड when 1 unit of charge is given to the अपना बेसिकली given to the electrolytic cell। तो वो जब हर बार क्या, जैसे एक बार मान लो 1 यूनिट चार्ज के लिए हमारे पास कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। मान लो कि मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं, कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। अगर सोडियम होता तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, पोटेशियम को 1 चाहिए था, एल्यूमिनियम को 3 चाहिएंगे। तो हर बार W इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से, इलेक्ट्रोड के हिसाब से अलग होगा कि नहीं? समझ में आ रही है? तो Z कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो हम सेल ले रहे हैं, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला। पहली बात तो ये क्लियर है। सेकंड लॉ ने क्या बोला था, फेरेडे सेकंड लॉ ने, दैट द रेशियो, ये रेशियो कहां से आया था, बेसिकली ये बोला गया था, amount of different substances formed are directly proportional to their equivalent weight। amount of different substances formed मतलब अगर W1 बना है तो it is directly proportional to E1, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए लगा Z। W2 बनेगा तो ZE2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? amount of substance deposited is directly proportional to its equivalent weight। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं यहां बात कर रहा था कि अगर सोडियम होता तो सोडियम अपने हिसाब से, चार्ज के हिसाब से डिपॉजिट होता, कॉपर होता कॉपर अपने हिसाब से हो रहा है, एल्यूमिनियम होता अपने हिसाब से होता। तो वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड कर रहा है W की कितना डिपॉजिट होने वाला। अब इक्विवेलेंट की वेट क्या होता था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। यही था ना, उसकी कंबाइनिंग पावर जो होती है, जो उसका वैलेंसी फैक्टर जो होता था, एक तरह से
या उससे, या फिर सिंपल रखो एसिडिटी या बेसिसिटी से जब हम डिवाइड करते थे मॉलिक्यूलर वेट को तो वो हमारा क्या निकलता था, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ने हमें क्या बोला, दैट अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज कांस्टेंट। कोई भी हो, सबके लिए मिला जुला के अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट सबसे दी गई है तो। ठीक है, इसको एक बारी पढ़ो फिर से डेफिनेशन को। इसमें कंडीशन है यही वाली कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ठीक है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। और in short term we can write it as W1 by E1 is equal to W2 by E2, W3 by E3, ये सारे इक्वल रहेंगे। क्लियर बात है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे when the same amount of current is passed through two electrolytes, electrolytic solution containing copper sulfate and silver nitrate, तो weight of copper deposited over weight of silver deposited is equal to equivalent weight of copper over equivalent weight of silver। समझ में आई है, ये सीधा सीधा रेशियो आ गया। According to Faraday law, the amount of chemical change occurs, that is the number of moles of substance deposited or liberated is proportional to the number of moles of electron exchanged during oxidation and reduction that occurs। सिंपल है। तो हमारे पास जैसे NaCl Na और Cl में ब्रेक करेगा, अब होगा क्या, कैथोड पे जाएगा Na, कैटाइन है कैथोड पे जाएगा, एनाइन है एनोड पे जाएगा, एनोड पे Cl मिलके Cl2 बना लेंगे। अब Na जो हमारे पास है यहाँ पर, Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो सॉलिड फॉर्म में बन गया, एंड दैट मीन्स द पैसेज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सोडियम। हुआ कि नहीं। जैसे मैं बार बार एग्जांपल दे रहा था कि कॉपर के केस में मुझे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े थे, सोडियम के केस में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही 1 मोल ऑफ सोडियम प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आई है, ये क्लियर है। ठीक है, अंदर ही बचा, सबको पता चल रहा है रितिका, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ है क्या, जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Cl2 बनाएगा, वो हमने बैलेंस नहीं किया हुआ ऑब्वियसली, तो 2Cl नेगेटिव गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Cl2 गैस। 2 moles of electron produces 1 mole of Cl2, 1 mole of electron produces half mole of Cl2। तो Z is equal to E by F, W by Q, Z is equal to E by 96500। ये फॉर्मूला लिखो एक बार, E by F, F क्या है, F की वैल्यू 96500 है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से मैं Z की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये लिख के ये वाला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो अभी फटाफट से। ये फॉर्मूला है बच्चे हमारे पास, ये क्यों, हम अगर जो करंट की फॉर्म में निकाल रहे हैं तब भी तो था ना हमारे पास Q के हिसाब से, जब हमने रिलेट किया था W अपॉन E भी था, और हमारा जो फर्स्ट लॉ था उसमें हमने क्या किया था, W इज प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने IT डाला था। तो Q कहाँ से आ रहा था, अदरवाइज Q की भी बात करें, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से N इंटू F नहीं आया, W इज इक्वल टू Z NF आया, उसको डिवाइड कर दिया, तो Z इज इक्वल टू W बाई NF, NF अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सीधा E बाई F आ गया वो। ठीक है, वहां से पहुंच रहा है। चलो कोई नहीं, एक बार लिखो, ये पता चल जाएगा। हाँ जी, देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, और फिर जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म करेंगे कि हमें चाहिए क्या, निकालना क्या है। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। सबसे पहले क्या गिवन है कि टाइम दे रखा है 10 मिनट्स का, विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स, 1.5 एम्पियर्स की करंट है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब W इज प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ। सिंपल है, ये वाला तो कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। I की वैल्यू क्या होती है, Q बाई T, Q क्या हुआ IT, I कितनी गिवन है हमें 1.5 एम्पियर्स, टाइम कितना गिवन था 10 मिनट्स। पहला काम क्या है बच्चे, जब हम करंट निकालते हैं तो टाइम कभी मिनट्स में नहीं होता, टाइम किस में होता है, सेकंड्स में। तो यहाँ पे T की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इस मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। करंट हमारे पास 1.5 है, ओवरऑल मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल चार्ज 900 कूलम का निकल गया। किसी को परेशानी यहाँ तक, ये सिंपल है। अब हमारे पास अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो इक्वेशन में क्या है बच्चा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव कॉपर सॉलिड। बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक कॉपर के आयन को 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, N की वैल्यू आ गई 2। अब
2 into 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव 63.56 ग्राम। ये क्या सीधा यूनिटरी मेथड कर रहा हूं मैं कि भाई हमें क्या पता चला कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 into 96500, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1 फैरेड, 96500, तो 2 into 96500 मिला जुला के कितना देंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, इतना वेट डिपॉजिट कराएंगे। 900 कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट कराएगा, यूनिटरी मेथड से W निकला कि नहीं, पता चला, सिंपल है। E हमारे पास क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी या बेसिडिटी या बेसिसिटी, या फिर मैं क्या कर रहा था उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका 2, तो इसको मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड किया, इक्विवेलेंट वेट आया। Z का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, Z हमारे पास क्या बनेगा W/Q, है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, W हमने निकाल लिया, या फिर हमारे पास और कौन सा फॉर्मूला था, मतलब W हमारे पास 63.56 था, Q कितना था 2 into 96500, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हमारा आंसर आ गया। डन है, एक बार रिपीट करो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। डन, चलो ये न्यूमेरिकल से अटेम्प्ट करेंगे बच्चे सारे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है बच्चे बैटरीज, सिर्फ थ्योरेटिकल। जो पिछला टॉपिक था उसके साथ हमारा लास्ट टॉपिक था जो न्यूमेरिकल बेस्ड था, ये अब अपने पास बैटरी से शुरू होता है, दैट इज कमर्शियल सेल। पता है सबको बैटरीज होते क्या, सेल पता है सबको क्या होता है। सेल बेसिकली क्या है, मोर देन वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कनेक्टेड इन सीरीज, उसको हम क्या कहते हैं बैटरी। बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दो वो बैटरी बन जाती है। दैट वी यूज एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गैल्वेनिक सेल। दो तरह के सेल है, एक प्राइमरी क्या रहेगा बच्चे, नॉन रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है, जो नॉर्मल वाले हमारे सेल होते हैं जो हम घड़ियों में डालते हैं वो नॉन रिचार्जेबल है। इट इज अ डिवाइस इन विच रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड, नो मोर केमिकल अवेलेबल, कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन। दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड भी नहीं कर सकता, एक बार हो गया खत्म हो गया फेंक दो, ठीक बात है। फिर था हमारा ये एग्जाम्पल्स हैं, ड्राई सेल जो हमारा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास प्राइमरी सेल का। फिर हमारे पास देखो इसमें होता क्या है, ये दिख रहा है, इसके अंदर बीच में कभी किसी ने तोड़ा है सेल को, मोटे वाले सेल को या पतले सेल को तोड़ने की कोशिश करना, उसको खोलना, रैप हटा के उसके बीच में से निकलेगा एक ब्लैक से कलर की रॉड निकलती होती है जो कार्बन रॉड होती है, वो हमारे कैथोड की तरह काम करती है। उसके पीछे की साइड में जो बैक साइड में होता है वहां जिंक कप होता है, जो ये वाला पार्ट होता है वो हमारा एनोड की तरह काम करेगा पूरा, और उसके अंदर बाकी क्या रहता है हमारा पाउडर्ड फॉर्म में जो सामान रहता है वो होगा, ठीक है। कार्बन कैथोड, कार्बन रॉड कैथोड की तरह, जिंक कप एनोड की तरह काम करेगा, और बीच में MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक NH4Cl ये सब रहेगा। रिएक्शन कैसे चल रहा है, एट एनोड जिंक सॉलिड गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एट कैथोड MnO2 प्लस NH4 positive plus electrons give MnOH plus NH3. In this reaction, at cathode manganese is reduced from the +4 to +3 oxidation state. एक जगह पे ऑक्सीडेशन क्या हो रही है हमारी, रिडक्शन हो जाएगी, NH3 दूसरे वाले पे हमारे पास क्या होगी ऑक्सीडेशन। NH3 produced in the reaction forms a complex with Zn2 positive to give ZnNH3 2 positive. Use of this cell use in transistor and clocks. ओवरऑल पोटेंशियल मैक्सिमम कितनी रहती है 1.5 और 3 के बीच में इसकी पोटेंशियल घूम रही होती है, जो छोटा सेल है अपना नॉर्मल वाला उसकी बात कर रहे हैं। फिर है मरकरी सेल, देखो ये ना याद ही करने हैं, थ्योरी है, पढ़ लेना है, याद भी करने ही है। और इनको हमारे पास मरकरी सेल्स क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी अमेलगम एज एनोड। अमेलगम पता है सबको क्या था ना, जब मरकरी के साथ में कोई अलॉय बना रहे हैं हम किसी मेटल का, तो जिंक अमेलगम और जिंक मरकरी अमेलगम हुआ। द कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड HgO and carbon powdered. The electrolyte consists of mixture of potassium hydroxide and zinc oxide. ये हमारे पास क्या है मरकरी सेल, एक पार्ट उसका एनोड की तरह काम करेगा, नीचे वाला पार्ट उसका कैथोड की तरह काम करेगा। दो छोटे छोटे अपने जो बेसिकली सिलेंड्रिकल सेल थे उनको हमने कंबाइन कर दिया, आपस में जोड़ दिया, डन। ये जो हमारे पास मरकरी सेल है इसमें रिएक्शन कहाँ हो रहा है, एट एनोड जो अमेलगम है हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड HgO plus water plus 2 electrons give Hg and 2 OH.
ओवरऑल पोटेंशियल 1.35. ओवरऑल रिएक्शन मैल्गम प्लस मरकरी ऑक्साइड गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी. एक की ऑक्सीडेशन हो गई, एक की रिडक्शन हो गई हमारी. यूज ऑफ मरकरी, इट इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड, वॉचेस एक्सेट्रा. PYQs उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा 1 नंबर का यही क्वेश्चन आया हुआ है कि हेयरिंग एड्स में कौन सा टाइप ऑफ सेल यूज होता है. तो याद रखना मरकरी सेल यूज होता है. ठीक है, ज्यादातर रिएक्शंस नहीं पूछे जाते, यही पूछा जाता है भी कौन सा सेल यूज होता है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए. सेकेंडरी बैटरी. सेकेंडरी बैटरीज क्या हुआ बच्चे? रिचार्जेबल. सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज्ड बाय passing current through it in the opposite direction, so it can be used again and again. For example, lead storage battery जो हमारे फोनों के अंदर होती है, लिथियम आयन बैटरी है या लेड स्टोरेज बैटरीज हैं ये सारी, एंड निकल कैडमियम बैटरीज, ये हमारे पास क्या है? रिचार्जेबल बैटरीज जिन्हें कहते हैं. तो लेड स्टोरेज बैटरी, इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद द लेड डाइऑक्साइड एट कैथोड. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन कैसा प्रोसीड करेगा? एट एनोड लेड प्लस सल्फेट आयन gives lead sulfate plus 2 electrons. कैथोड पे lead oxide plus sulfate ion give plus acidic medium है तो 4H positive plus 2 electrons give lead sulfate plus water. देखो इसमें रिएक्शंस हैं, याद रखने समझाने वाला पार्ट कुछ है नहीं अभी तक मुझे दिखा नहीं. तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उस टाइम पे प्रॉब्लम्स की तरह डिस्कस कर सकते हैं इसे, बट अल्टीमेटली तुम्हें रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, वर्किंग, फंक्शनिंग सब इसको याद करना है. अब का नहीं पता है कि अब पैटर्न में जो चेंज आया उसके बाद क्या होगा. पहले तो सीधा सीधा वर्किंग आ जाती थी 3 नंबर में उठ के ये अपना लेड एसिड बैटरी की, तो कोई छोड़ेगा नहीं, करना है इसे. ओवरऑल रिएक्शन में क्या रहेगा हमारे पास? लेड प्लस PbO2 गिव्स H2SO4, वो प्लस H2SO4 गिव्स लेड सल्फेट प्लस वाटर. सीधा रिएक्शन है. कर क्या रहे हैं? लेड ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, लेड सल्फेट प्लस वाटर की हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है. ये हमारे पास सिंपल वही जो बैटरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, घरों में तुमने देखा हुआ होगा जिसके अंदर हम पानी भी डाल रहे होते हैं, बैटरी वाटर डालते हैं जिसके अंदर. तो ये हम घरों के अंदर भी वही रिचार्जेबल बैटरी ही होती है हमारे पास, जो लेड एसिड बैटरी है. ड्यूरिंग चार्जिंग करंट इज पास्ड थ्रू द टर्मिनल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड द रिएक्शन आर रिवर्स्ड एंड लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली. यही था पहले मेन रिएक्शन में हमारे पास हो क्या रहा था. देखो मेन रिएक्शन के अंदर हम कर रहे थे कि लेड और लेड ऑक्साइड एसिडिक मीडियम दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड में मिलके लेड सल्फेट और वाटर बना रहे हैं. रिवर्स रिएक्शन होगा तो लेड सल्फेट ब्रेक करके लेड ऑक्साइड और लेड बना लेगा. जब हम करंट खुद देंगे तो लेड सल्फेट ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होकर लेड सल्फेट और लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो वापस से रिएक्टेंट्स मिल गए, फिर कंबाइन करके ये लेड सल्फेट बनाएंगे, फिर करंट देंगे, फिर लेड ऑक्साइड और लेड बन जाएगा. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा ओवर द टाइम. तो इसी से हमें रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करने को मिल जाएगी. यूजेस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ऑटोमोबाइल्स एंड पावर्स एंड इन्वर्टर. जो पावर इन्वर्टर्स हम घर पे लगा रहे हैं और जो हमारे पास जो गाड़ियों में भी व्हीकल्स में जो लगती है बैटरी, वो यही लगेगी. फिर है निकल कैडमियम बैटरी. इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम एनोड एंड मेटल ग्रिड कंसिस्ट ऑफ NiO2 दैट इज निकल ऑक्साइड एट कैथोड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज कर रहे हैं. ओवरऑल रिएक्शन कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड गिव कैडमियम ऑक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर. ये हमारे पास रिएक्शन रहता है इसमें. ठीक है, ये क्या किया हुआ है हमने यहाँ पे? एक नॉर्मल रिचार्जेबल बैटरी को दिखाया हुआ है कि उसके अंदर क्या लेयर्स हैं, पतली पतली. वो लेयर्स किस तरीके से रखी जाती हैं कि बीच में उनके बेसिकली अगर हम बात करें एसिड आ रहा होता है हर लेयर के साथ और वो रिएक्शन प्रोसीड करता रहता है. छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन ही है वैसे भी जो बैटरी बनेगी. तो एक तरह से छोटे 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 हमारे रिचार्जेबल सेल्स का कॉम्बिनेशन बना रखा होता है. फिर आता है फ्यूल सेल. फ्यूल सेल क्या होता है बच्चा हमारे पास? It is a galvanic cell in which chemical energy from combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol, etc. is converted into electrical energy. सीधा फ्यूल सेल नाम से समझ में आ रहा है हमारा, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से गैल्वेनिक सेल वो है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी कंबशन ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होने वाली है. एट कैथोड ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4 OH नेगेटिव. एनोड पर हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव गिव वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओवरऑल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. ये हमारे पास फ्यूल सेल्स का रिएक्शन रहता है अपना. क्लियर बात है. फिर आता है लास्ट में बचा हमारा कोरोजन. कोरोजन अपने को पता है क्या होता है ना? कोरोजन के बारे में आइडिया है, 10th क्लास में जो पढ़ा हुआ. बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा मेन एग्जाम्पल होता था. उसमें हमारे पास क्या होता है जिस टाइम पे हम कोरोजन की बात कर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस it is an electrochemical process in which metal is oxidized to metal oxide
or other salt of metal by losing electrons to oxygen and other electronegative element and forms a coating of metal surface. The rusting of iron, tarnishing of silver surface and copper surface or bronze turning green are some example of corrosion. ये कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए, रस्टिंग हमने पढ़ा हुआ था। रस्टिंग में होता क्या है, आयरन है, आयरन ऑक्साइड मतलब आयरन है जो Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के साथ वो, अब मान लो हमारे पास जब रिएक्शन हो रहा होता है तो आयरन की क्या हो रही होती है, आयरन बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। कैथोड और एनोड का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एट एनोडिक स्पॉट move through the metal and go through another spot on the metal and reduce oxygen in the presence of H positive, which is believed to be available from H2CO3 formed due to dissolution of carbon dioxide formed into air. This spot behave as cathode. अब ये कहानी क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास आयरन है, आयरन रिएक्ट क्यों कर रहा है, आयरन जब रिएक्ट कर रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, लेकिन वहां पर कैथोड और एनोड होना जरूरी है। रिडॉक्स रिएक्शन को पूरा प्रोसीड कराने के लिए दो चीजें जरूरी है, आयरन को इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। तो इसमें हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो H2CO3 है वो वहां प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास वाटर था, मॉइस्चर था, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके H2CO3 जो बीच में बनाता है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर, और ये जो रहेगा ये हमारे पास कैथोड की तरह बिहेव करता है। अब ये अगर H2CO3 कैथोड की तरह बन रहा है, एनोड पे क्या हो रहा था, आयरन Fe2 पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक कर रहा है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, कैथोड पे O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2O। और ओवरऑल रिएक्शन हमारा कैसे प्रोसीड करेगा, इसी में आयरन प्लस ऑक्सीजन जो हमारे पास है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस वाटर, ये हमारे पास रिएक्शन है और E नॉट ऑफ अ सेल हमारे पास 1.67 निकल आती है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन में Fe2 पॉजिटिव प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव्स Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव। जब हम 10th में लिखते थे या साथ में यहाँ .H2O लिख देते थे, .H2O मतलब वहाँ पे जो हाइड्रेटेड हमारा जो वाटर कप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके साथ जो जुड़ जाते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा करोजन रस्टिंग वाला पार्ट खत्म होके इसी के साथ पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये जो लास्ट वाला मैंने बहुत जल्दी बताया थ्योरी वाला पार्ट, वो पढ़ने वाला है, पढ़ोगे, डाउट्स निकालोगे, उन डाउट्स के साथ मिलेंगे फिर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना जितने हो सके, पूरी NCERT फाइल और ये PDF के क्वेश्चंस।